Okay, so people we will deal with manufacturing industries today in geography, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे भाई साहब, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, या आपका ये थोड़ा बहुत आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज होती क्या हैं, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली आर इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रीज आर यूनिट्स वेर इन आपके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, इंडस्ट्रीज आर यूनिट्स इन विच द रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज आर यूनिट्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो रॉ मटेरियल्स भाई साहब किस में कन्वर्ट होते हैं? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। अभी इंडस्ट्रीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रीज को पढ़ना, जानना और समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट एक रीजन का इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज से आपके टर्शियरी ऑक्यूपेशंस क्रिएट होते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी ऑक्यूपेशंस क्रिएट होते हैं, और इसलिए किसी भी रीजन का डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। सो रॉ मटेरियल्स से आपका भाई साहब फिनिश प्रोडक्ट तक का जो बनने का जर्नी है, ये कौन कंप्लीट करके देता है भाई साहब? इंडस्ट्रीज कंप्लीट करके देती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज कंप्लीट करके देती है। तो इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे अगर आपके बोलेंगे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इनका भाई साहब अगर किसी इंडस्ट्री को स्टार्टअप करने में आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेस होता है तो उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलेंगे। अगर कहीं के भाई साहब आपका 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। और थोड़ी बहुत बातें जो इंडस्ट्रीज के बारे में हम कर सकते हैं वो ये है कि इंडस्ट्री कभी कभी होता है भाई साहब आपका, इंडस्ट्री में से क्या क्या मिलता है आपको, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू गेट? तो इंडस्ट्रीज आपकी भाई साहब एक तो हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज आपकी हो जाएंगी भाई साहब किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज होगी? तो एक होती है भाई साहब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नाउ व्हाट आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पीपल? एनीवन? जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपको बात कर रहा हूं भाई साहब कॉटन, ठीक है, कॉटन से क्या प्रोड्यूस होता है भाई साहब? टेक्सटाइल्स, ठीक है। क्या ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है? टेक्सटाइल्स, ठीक है, टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो आपके गारमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं? कॉटन से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर बेसिकली इंडस्ट्रीज विच आर फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपके भाई साहब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से। और किससे बनते हैं भाई साहब? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? तो कॉटन से भाई साहब बनते हैं क्या? आपके टेक्सटाइल्स। क्या ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गया? ओके। व्हाट एल्स? अगर मैं बोलूं आपके चिकन, ठीक है, या आपके बोलूं भाई साहब एग्स, ठीक है, ये सब, या आपका बोलूं हनी, ठीक है, या आपका बोलूं भाई साहब सिल्क, आर ऑल दीज ऑल्सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज? यस दे आर। एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्ट्स हैं भाई साहब ये, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कमिंग इनटू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। दूसरा आपका टाइप का इंडस्ट्री होता है, वो क्या होता है भाई साहब? आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हो जाएंगी भाई साहब? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे आपका आयरन एंड स्टील, ठीक है, ये भाई साहब आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। कोल आपका एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। पेट्रोलियम आपका एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। ऑल दीज आर व्हाट? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। दूसरा आपका होता है भाई साहब सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो लेट्स से अगर हम बात करें किसकी? सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज की, ठीक है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री? ये एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। कोचिंग इंडस्ट्री इज सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री इज अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। बैंक में जब आप जाते हैं तो आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सो दीज आर ऑल सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, आपका इंटरनेट जो है दैट इज अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये सारे आपके सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गए। तो इंडस्ट्रीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं और अलग अलग, तो इंडस्ट्रीज का जो फैक्टर होता है, फैक्टर कॉस्ट एक होता है कि भाई साहब आप इंडस्ट्री को कहाँ पे सेटअप करेंगे, रॉ मटेरियल्स आपको कितने में मिल रहे हैं, ठीक है, लेबर सप्लाई आपका है नहीं कि नहीं। तो जो फैक्टर्स आपके इन्फ्लुएंस होते हैं, मोटे मोटे तौर पे हम इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो फैक्टर्स क्या क्या है भाई साहब? कि रॉ मटेरियल आपको वहाँ पे मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है, लेबर अगर आपको मिल रहा है तो चीप लेबर मिल रहा है कि भाई साहब एक्सपेंसिव लेबर मिल रहा है, फिर आपका कितना पैसा लगा हुआ है, ठीक है, कैपिटल आपका कितना इन्वेस्टमेंट है। सो ऑल दीज आर फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। बट
एट द मोस्ट मोटे मोटे तौर पे हमको भाई साहब इंडस्ट्रीज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के नॉलेज से ही हम एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के स्टैंडर्ड को बेसिकली जज कर सकते हैं, वेदर दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और वेदर दैट इज अ रियली वीक इकोनॉमी, ठीक है। ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो जैसे देखो भाई साहब, पेपर है, आपका जो पेपर है वो कहां से बनता होगा, वो वुड से वुड पल्प बनता है, पल्प से भाई साहब पेपर बनता है। तो ये जो आपका मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन गया, मतलब इंडस्ट्रीज क्या कर रही है भाई साहब, रॉ मटेरियल पे भाई साहब ये क्या कर रही हैं, दे आर एडिंग वैल्यू, ठीक है, वैल्यू एडिंग वैल्यू, दे आर एडिंग वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, इसको हम बोलेंगे भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो प्राइमरी मटेरियल्स को भाई साहब फिनिश्ड गुड्स में प्रोड्यूस किया जाए। अभी इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब छोटे मोटे इंडस्ट्रीज हो गए, ठीक है, और भाई साहब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वगैरह, ये दीज आर बिगर इंडस्ट्रीज, ठीक है, ओके। लेकिन मुद्दा सबका यही है कि रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करना। दीज इंक्लूड, ठीक है, स्टील फैक्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, ठीक है, ब्रूअरीज मतलब जहां पे भाई साहब अल्कोहल ब्रू होता है, कॉफी ब्रू होता है, ठीक है, ये सारी चीजें भाई साहब ब्रूअरीज होती हैं, ठीक है। देन अ कंपनी दैट मेक्स बियर इज कॉल्ड ब्रूअरी, ठीक है। बेकरीज, ठीक है, कार, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, तमाम इंडस्ट्रीज हैं। ऑक्यूपेशन जो होता है आपका वो तीन टाइप का होता है, क्या क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी भाई साहब हो गया एकदम गांव खेड़े का जो ऑक्यूपेशन होता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं आपकी, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब आपके सेकेंडरी एक्टिविटीज हो गया। और टर्शरी मतलब पूरा पूरा ऑफिशियल जॉब्स, ओके। सो आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली, तो आपके प्राइमरी में कौन होता है, प्राइमरी में पूरा पूरा एग्रीकल्चर, ठीक है, ये आपका एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड, एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को हम प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं भाई साहब, व्हाट आर सेकेंडरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस हुए और रॉ मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस हुए और उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और टर्शरी मतलब तो आपको मालूम है बैंकिंग वगैरह सब, ये सब ऑफिशियल जॉब्स जो है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं भाई साहब। ट्रांसपोर्ट, देन वी हैव कम्युनिकेशन, देन वी हैव बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब टर्शरी में आ जाते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मतलब वी आर कंसर्न विद द सेकेंडरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व देयर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं भाई साहब। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, तो वुड होता है भाई साहब, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, देखो, ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी होती हैं। नाउ व्हाट आर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पे जो डिपेंड करते हैं। जैसे भाई साहब बाबा रामदेव का जो आपका पूरा इंडस्ट्री चल रहा है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, ठीक है। तो ये फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं बहुत सारे आपके फॉरेस्ट से हमको मिलते हैं, प्लस वुड, इस वुड से आपके बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। एक बन सकता है आपका भाई साहब फर्नीचर, ठीक है, एक बन सकता है आपका फर्नीचर और दूसरा बन सकता है भाई साहब आपका वुड पेपर पल्प, ठीक है, पेपर बन सकता है, वुड से बनता है पेपर पल्प और पल्प से बनता है भाई साहब आपका पेपर, ठीक है। और क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, कुछ एनिमल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज अ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री इज ऑल्सो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो वुड को हम बेसिकली फर्नीचर में या पेपर बनाने में यूज करते हैं। आज की तारीख में हम वुड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वी आर गोइंग इनटू अ पेपरलेस मोड। इफ यू लुक इनटू इट, आप अगर भाई साहब आज से 5 या 10 साल बाद आपका कोई वॉलेट नहीं होगा, मे बी यू विल नॉट हैव अ वॉलेट, यू डोंट नीड इट राइट नाउ, राइट। आपके साथ डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स भी नहीं होंगे, सारे तो भाई साहब ऑनलाइन पेमेंट्स में ही हो रहे हैं, ठीक है। सो वी डोंट नीड मनी टू बी प्रिंटेड एट ऑल, ठीक है। आपका करेंसी प्रिंटिंग में जितना भी पैसा जाता है आरबीआई का वो भी नहीं जाएगा, वो खर्चा भी नहीं होगा, राइट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। बहुत सारे आपके जो आज की तारीख में जितने भी ऑफिसेस हैं दे आर गोइंग इनटू अ पेपरलेस मोड, ठीक है, पेपर है ही नहीं, पेपरलेस मोड में जा रहे हैं।
ठीक है। अगर जैसे सिंपल चीज़ें हैं, अगर आपको भाई साहब किसी चीज़ में अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वो सब फॉर्म ले आकर बैंक में फॉर्म भरना, वो सब भी ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में आप भाई साहब बैठे बिठाए आप घर में से फॉर्म भर सकते हैं। तो these are ways and means by which the entire thing is shifting into an online module. ऑनलाइन मॉड्यूल में जा रहा है तो पेपर हमारा कम लग रहा है। सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू बेनिफिट। पेपर प्रिंटिंग अभी आपका कम हो रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स जैसे आप देखोगे वो रिसाइकल्ड पेपर से बनी हुई होती है, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन रिसाइकल्ड पेपर है। जो आपका न्यूज़पेपर है वो भी रिसाइकल्ड पेपर है, ठीक है। तो उसमें कम खर्चा होता है, बहुत कम खर्चा होता है। फॉरेन कंट्रीज में वैसे स्पेशली यूएस में कैसा होता है कि आप अगर 10th में हैं इस साल, ठीक है, तो आपको बुक्स दी जाएंगी, आपका कोई फीस नहीं लगता है, वहाँ पे स्कूल में फीस नहीं होती है, ठीक है। मतलब एजुकेशन फ्री है बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं उसके लिए टैक्स कटता है लोगों का। तो आप किसी भी स्कूल में जाकर अपना एजुकेशन ले सकते हैं, और आपको जो बुक्स मिलती हैं वो बुक्स रिटर्नेबल होती हैं। जैसे ही आप 10th से 11th में चले जाएंगे वो बुक्स भाई साहब अगले साल के बच्चों को दे दी जाएगी, तो उसमें भी पेपर कॉस्ट काफ़ी सारा बच जाता है। हमारा तो भाई साहब बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ठीक है। बुक्स का इंडस्ट्री तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। मतलब एनसीईआरटी की बुक्स या एसटीईआरटी की बुक्स बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो रेफरेंस बुक्स होती हैं, हाईली कॉस्टली बुक्स, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारा चल रहा है, ठीक है। खैर, तो हम काफ़ी सारा भाई साहब यहाँ पे पेपर्स को बचा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कट। पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, वुड से बनता है वुड पल्प, और वुड पल्प से भाई साहब बनता है पेपर। शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम शुगर केन, शुगर केन से भाई साहब जूस निकलता है, उस जूस का भाई साहब क्रिस्टलाइजेशन करके हम शुगर केन बनाते हैं। सो दीज आर बेसिकली अगेन, तो यहाँ से भाई साहब शुगर के क्रिस्टल्स बनते हैं। आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर, तो ये जो देखा आपने पेपर बनना, ठीक है, या भाई साहब शुगर का बनना, दीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ एन इंडस्ट्री? दिस इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इट इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ये आपका भाई साहब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो दिस इज अ प्राइमरली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ओके। Do you know that yarn, some types of clothes are manufactured from yarn, yarn से manufacture होते हैं, ठीक है। So clothes manufacture, which itself is an industrial product of cotton, तो cotton से बनता है भाई साहब yarn, और फिर भाई साहब yarn से बनता है भाई साहब, ठीक है। So the economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा किसी कंट्री का इकोनॉमी भी डेवलप होगा, ठीक है। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्राइमरली उसके इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, ठीक है। तो बैकबोन माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, किसका? डेवलपमेंट इन जनरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर। इट इज अ बैकबोन, ठीक है। It is mainly because manufacturing industries help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, ठीक है। ये भाई साहब हमारे इकोनॉमी का क्या है? बैकबोन है, ठीक है। They also reduce heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. So we have seen that in village areas there is employment by farmers and there is disguised employment भी होता है। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ पे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट को हम कर्व करने के लिए जितना हमारा भाई साहब इंडस्ट्रीज बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना बढ़ेगा उतना ही हम जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। एंड दीज आर जॉब्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम द जॉब्स विच आर प्राइमरली देयर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। सो काफ़ी सारे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट होते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। तो अगर आपको पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है तो यू विल हैव टू बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा उतना ज़्यादा भाई साहब आपका जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेंगे, ठीक है। दिस वॉज द मेन फिलोसफी बिहाइंड बिल्डिंग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया, ओके। अभी देखो जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी वो 3 टाइप की होती हैं। एक होती है भाई साहब आपकी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। दूसरी होती है भाई साहब पब्लिक, और तीसरी होती है भाई साहब आपकी जॉइंट, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज दीज आर एंटायरली ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जैसे आपका टाटा हो गया भाई साहब, ठीक है, टाटा हो गया, और वी कैन से दैट लेट्स से जियो हो गया, ठीक है। ऑल दीज आर बेसिकली प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। पब्लिक मतलब जो स्टेट
इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जिसको हम बोलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट इज अ पब्लिक, मतलब ये आपका गवर्नमेंट की कंपनी है, दिस इज गवर्नमेंट की कंपनी। जॉइंट मतलब जहां पे भाई साहब जॉइंट वेंचर होता है, ठीक है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसमें भाई साहब पब्लिक और प्राइवेट दोनों भी मिक्स रहते हैं, ठीक है। कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं और कुछ भाई साहब गवर्नमेंट का पैसा भी इसमें लगा हुआ होता है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया, क्योंकि जॉइंट सेक्टर वेंचर में भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है और पब्लिक सेक्टर में भी भाई साहब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसीलिए गवर्नमेंट देख रही है कि भाई साहब इंडस्ट्रीज को अगर हम प्रमोट करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और अगर ये दोनों चीजें भी बढ़ेंगी तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की समस्या भी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम होगी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके। So it was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward area. तो रीजनल जो डिस्पैरिटीज हैं, रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या रीजनल जो डिफरेंसेस हैं, उसको भी भाई साहब कम किया गया। इट वाज आल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है, एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। तो भाई साहब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, इट एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। जितना भाई साहब आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा और अगर उसका एक्सपोर्ट होगा तो उसमें क्या होगा भाई साहब, देश को, पूरे देश को फायदा होने वाला है, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में भाई साहब हम पैसा कमाते हैं। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स, ठीक है, ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। तो जितनी भी ऐसी कंट्रीज हैं जो भाई साहब अपने, ठीक है, दे ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल्स को भाई साहब वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म करती हैं, ठीक है, देयर हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस, ये प्रॉस्परस कंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो जितना भाई साहब आप रॉ मटेरियल्स आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई साहब, रॉ मटेरियल्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो रॉ मटेरियल्स को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सो रॉ मटेरियल्स को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। यू आर बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू finished products. Are we clear on this one people? समझ में आता? India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. जितनी जल्दी भाई साहब हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करें, उतना भाई साहब हमारा डेवलपमेंट होने वाला है। इट इज गोइंग टू डेवलप, ठीक है। सो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है, ऐसा नहीं कि दोनों सेपरेट हैं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारा भाई साहब डिपेंडेंसी है, ठीक है। अगर किसी देश का एग्रीकल्चर मजबूत होगा तो उसका इंडस्ट्री भी मजबूत होना चाहिए, ठीक है। दे मूव हैंड इन हैंड। फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, फिर आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। तो भाई साहब एग्रीकल्चर में आज भाई साहब प्रोडक्टिविटी रेज हुआ है क्योंकि पैसा आया है, ठीक है। हम मैन्युफैक्चर्ड मतलब रॉ मटेरियल्स को किस में मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं विद द इम्प्रूव्ड वेज ऑफ machines, we are basically easily able to convert them into finished products। और जितनी जल्दी वो फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे उतनी जल्दी उनका सेल भी होगा और उतनी जल्दी इनकम भी आ जाएगा, ठीक है, और वही इनकम इसमें लगेगा, ठीक है। They depend on the latter for raw materials and sell their products such as भाई साहब देखो इरिगेशन पंप्स, ठीक है। हम अगर एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें और भी डेवलप करनी पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल इरिगेशन पंप्स अगर लगाते हैं हम तो एग्रीकल्चर हमारे लिए इजी होता है, और अगर एग्रीकल्चर हमारे लिए इजी होगा तो हमारी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो ज़्यादा प्रोड्यूस हम सेल कर पाएंगे और फिर और पैसा आएगा। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सो भाई साहब अगर एग्रीकल्चर, ये आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर है भाई साहब, और ये आपके इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये आपके इंडस्ट्रीज़ हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जाते हैं भाई साहब इंडस्ट्रीज में, और फिर इंडस्ट्रीज से फिनिश प्रोडक्ट्स मार्केट में उतरते हैं, मार्केट में से पैसा आता है, तो यही पैसा भाई साहब इधर घूमता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दे बोथ गो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर आर अलूफ फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो दे गो हैंड इन हैंड।
तो जितना इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना ही ज़्यादा पैसा एग्रीकल्चर वालों को आएगा और उतना ही ज़्यादा वो इम्प्रूव मेथड्स ऑफ फार्मिंग में उतर सकते हैं। जितना वो इम्प्रूव मेथड्स ऑफ फार्मिंग में उतरेंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उतना ही। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ सिस्टम है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर बेसिकली सपोर्टिव ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, ठीक है, दे गो हैंड इन हैंड। तो फर्टिलाइजर्स उतना इंप्रूव होगा, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये सारे तमाम चीजें जो हैं वो इंप्रूव होंगी, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स विल इंक्रीज। प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, ये जिससे आपका भाई साहब पानी दिया जाता है, तो ये सारी चीजें भाई साहब इंप्रूव होगी, एक्सेट्रा टू द फार्मर्स। Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has assisted agriculturists increase their production, ठीक है। तो आपका भाई साहब डेवलपमेंट और कंपेटिटिवनेस, ठीक है, तो ज्यादा जितना भाई साहब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डेवलपमेंट होगा उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, हैज असिस्टेड। और यही पैसा घूमकर किसके पास आने वाला है? जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यही पैसा घूमकर उनके पास आने वाला है। Increase their production, so it goes hand in hand. Example, by providing fertilizers and well-equipped machinery. अगर टाइम पे आप क्रॉप्स को फर्टिलाइजर्स देते हैं और अच्छा खासा मशीनरी फार्मिंग, मैकेनाइज फार्मिंग आप करते हैं, तो इससे क्या होगा? आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा और यही प्रोडक्शन भाई साहब आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जाएगा और वहां से और ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है। दिस हैज मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट, इससे प्रोडक्शन प्रोसेस काफी एफिशिएंट होता है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कंपेटिटिव। भाई साहब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मतलब बाहर के, तुम बहुत वैसा उबासी ले रहे हो तब से। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? बाहर के कंट्रीज के प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं और इंडिया के प्रोडक्ट्स भी भाई साहब बाहर में लॉन्च हो रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव, पहले कॉम्पिटिशन था इंडिया में इंडिया के प्रोडक्ट्स के साथ, अभी कॉम्पिटिशन है इंडिया में बाहर के प्रोडक्ट्स के साथ। सो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर गुड्स बिचेंगे, ठीक है। सो इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। तो अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होंगे तो आपको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आपका प्रोडक्ट में कोई भी डिफॉल्ट ना रहे, ठीक है। सो इट हैज टू बी मोर इफेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव एज वेल। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट एनफ। तो मतलब आत्मनिर्भरता ही, मतलब देखो हमको डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। नो नेशन इज बेसिकली सफिशिएंट इन इटसेल्फ। हर एक नेशन भाई साहब अपना अपना उनका ये रहता है और हर एक नेशन की अपनी अपनी भाई साहब लिमिटेशंस होती हैं। सो एवरी नेशन हैज इट्स ओन। आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जितने भी हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो जो भी भाई साहब इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स हैं उनके साथ हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भाई साहब मिलने चाहिए, ठीक है। मस्ट बी एट पार, उनका लेवल और हमारा लेवल मिलना चाहिए, वरना हमारे गुड्स ग्लोबलाइजेशन में कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, ना ही यहाँ ना ही बाहर। देखो इस चीज को समझो, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है मतलब बाहर के कंट्री के गुड्स यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं और बिक रहे हैं। आप बताओ भाई साहब, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, जूतों में आज की तारीख में लोग नाइकी एडिडास पहन के घूम रहे हैं भाई साहब, ठीक है। अगर कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर होगा, अनटिल अनलेस आपका बजट बहुत टाइट हो, आप उसको नहीं खरीदेंगे, है ना, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या बोल रहा है कि इनके लेवल के लिए आने के लिए आपको उस लेवल का कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, उस लेवल का क्वालिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और हमारे जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे मस्ट बी एट पार, ठीक है। अदरवाइज ग्लोबलाइजेशन में हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है। आप देखो ना भाई साहब, जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, कोलगेट टूथपेस्ट, कोलगेट इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी। पेप्सी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, दैट्स नॉट एन इंडियन कंपनी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम आ ही नहीं पा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में हम भाई साहब उस लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं कि वी कैन बीट द कॉम्पिटिशन दैट इज ऑफर्ड बाई कंपनीज विच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आप देख लो भाई साहब, आप जो मोबाइल यूज़ करते हो, सैमसंग, वीवो, आईफोन, कोई इंडियन कंपनी नहीं है, नन ऑफ दीज आर इंडियन कंपनीज, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है क्योंकि हमने अपने मोबाइल के मार्केट को यहाँ पे डेवलप ही नहीं किया है, तो इसलिए ये सारे बाहर की कंपनियां वैसा बना चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो हमारे गुड्स जो हैं, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारा अच्छा रहा है और इसके लिए हमारा काफ़ी बस अब नेम एंड फेम भी है, ठीक है। ओवर द लास्ट 2 decades, आउट ऑफ द टोटल 27% फॉर द इंडस्ट्री, तो आपका भाई साहब 27% ऑफ द इंडस्ट्री
द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज 17% ऑफ जीडीपी। तो आपका 27% ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है, आपका भाई साहब कॉन्ट्रीब्यूशन 27% में से 17% जो है तो मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मनी टर्म्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, ठीक है, विद इन अ ईयर और 6 months whatever. This is much lower in comparison to some East Asian economies where it is 25 to 35%. तो अगर आप देखोगे भाई साहब बहुत सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जहां पे भाई साहब 35% तक पहुंच गया है, क्या, ठीक है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। हमारा जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ओनली 17% है, whereas in some other East Asian countries the manufacturing sector is contributing almost 35%. एक मिनट में आया भाई साहब। Okay, cooperative sector industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers और both. तो इसमें होता क्या है, जितने भी आपके प्रोड्यूसर, सप्लायर, रॉ मटेरियल्स ये पहले धंधा कर रहे थे, इन्होंने देखा भाई साहब अगर सब मिलके धंधा करें तो बड़ा कंपनी खोल सकते हैं। आपका जितने भी दूध आते हैं, जैसे समझ लो वाराना या और क्या क्या भाई साहब, अमूल, ये सारे आपके कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं, ठीक है, दीज आर ऑल कोऑपरेटिव सेक्टर्स, ठीक है। तो ये भाई साहब बहुत सारे लोगों से बने हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों से बने हुए, मल्टीपल ओनर्स हैं इसके। शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र ये कोऑपरेटिव सेक्टर है। कोयर इंडस्ट्री इन केरला, ठीक है, कोयर बनता है भाई साहब जिससे रस्सियां बनती है, दैट इज मतलब नारियल के जो छिलके होते हैं उनसे भाई साहब ये रस्सियां बनती हैं, दिस इज बेसिकली कोयर इंडस्ट्री इन केरला। ओके, सो बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, कुछ कुछ भाई साहब बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं और कुछ कुछ में बहुत बड़े, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बल्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द बल्क, ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील। अब इसको सोचो, इसको हम डिवीजन क्यों कर रहे हैं, समझ लो ये एक आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और यहां पे भाई साहब एरिया है जहां पे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। यहां पे समझ लो बिहार में जैसे जमशेदपुर है, ठीक है, उसके आजू बाजू टाटा स्टील प्लांट है, उसके आजू बाजू ही रहेगा क्योंकि आयरन भाई साहब बहुत भारी होता है, ठीक है। इसको मैं इंडस्ट्री तक अगर लेकर जाऊं और उसके बीच में भाई साहब 500 किलोमीटर का डिस्टेंस हो तो ठीक है, वहां तक ले जाया जा सकता है, लेकिन बहुत हैवी कॉस्ट लगेगा उसका, ठीक है। अगर समझ लो कॉटन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे भाई साहब उसका इंडस्ट्री है और ये 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर दूर है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि कॉटन हल्का होता है, एक ट्रक कॉटन में भाई साहब आपके पता नहीं कितने 100 गारमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड बिकॉज इट इज अ वेरी लाइट थिंग, ठीक है। और भाई साहब एक ट्रक कॉटन भर में आप बहुत सारा गारमेंट्स बना सकते हैं, लेकिन एक ट्रक मतलब लोहे में आप हार्डली कुछ फर्नीचर या कुछ बना सकते हैं, यू कैन हार्डली मेक एनीथिंग। सो इसीलिए बल्कि इंडस्ट्रीज जो होते हैं, जो हैवी मटेरियल्स यूज करते हैं, दे आर जनरली लोकेटेड क्लोज टू देयर रॉ मटेरियल सोर्स, ठीक है, they are generally located close to their raw material source. So heavy industries such as iron and steel are always located close to their raw material source, क्योंकि भाई साहब ट्रांसपोर्ट में इनका दिवाला लग जाएगा। Light industries that use light raw materials and produce light goods such as electrical industries, सब ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? ये तो भाई साहब कोई वायरस टेक्नोलॉजी हो रही है भाई साहब, ये कोई वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट लग रहा है, ठीक है। ओके, क्या तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का या समझिए जो लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे समझ लो ये आपका कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, कोई दवाई बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो दीज आर लाइट इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये क्या हो गया वैसे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तो आपके कॉटन हो गए, वुलन हो गए, ठीक है, कॉटन, वुलन, एडिबल, ये तो हो गया ना भाई साहब।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 14%। और आप अगर देखोगे ब्रिटिशर्स भी भाई साहब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा दिया था उन्होंने फार्मर्स से व्हीट और राइस क्रॉप प्रोडक्शन बंद कराकर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करवाई, क्योंकि उधर उनकी इंडस्ट्री चल रही थी और इधर से भाई साहब वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करके गए, ठीक है। सो द टेक्सटाइल इंडस्ट्री occupies a unique position in the Indian economy because it contributes significantly to the industrial production, which is close to a tune of how much? Almost 14%, ठीक है, which is close to a tune of people how much? 14%, ठीक है। Employment generation by some 35 million persons directly. So textile industry is basically employing 35 million people directly, ठीक है। Foreign exchange earnings by सब कितने हैं? 24.6%. टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आफ्टर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ठीक है। जीडीपी में देखोगे भाई साहब इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड्स जीडीपी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। तो भाई साहब जो सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट है वैल्यू चेन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट, अपने आप पे भाई साहब ये मैनेज कर सकता है, क्योंकि देखो अपने आप पे मतलब इसको कुछ बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है विच डजंट नीड टू इंपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। ये भाई साहब सीधा एक मतलब प्रोडक्शन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा सेल्फ डिपेंडेंट इंडस्ट्री है। इट इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। पूरा मतलब इसका वैल्यू जो इंक्रीज हो रहा है कॉटन से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है ये पूरी इसी पे निर्भर है, ठीक है। इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ। ओके, दैट इज फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ये आपके भाई साहब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गए। फाइबर प्रोडक्शन, रॉ फाइबर होता है भाई साहब, ठीक है, स्पिनिंग, यार्न, वीविंग, निटिंग, फैब्रिक्स, डाई एंड फिनिशिंग। तो आप देखो यहाँ पे फाइबर प्रोडक्शन, ये रॉ फाइबर है, ठीक है। दिस इज बेसिकली रॉ फाइबर विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द एग्रीकल्चर। उसको हम क्या करते हैं भाई साहब, स्पिनिंग करके धागा बनाते हैं। ये रॉ फाइबर है, देखो कॉटन है, ठीक है, दिस इज रॉ फाइबर। इसका हम यार्न करके भाई साहब स्पिनिंग करके यार्न बनाते हैं। सो दिस इज बेसिकली यार्न, ठीक है। फिर वीविंग, निटिंग होती है, ठीक है, और इससे बनते हैं भाई साहब फैब्रिक्स, ठीक है। अभी फैब्रिक्स पे अगर कलर ऐड करना है तो इससे भाई साहब बनते हैं गारमेंट्स, ठीक है। फाइनली आफ्टर एडिंग कलर इट बेसिकली कन्वर्ट्स टू गारमेंट्स। इट बेसिकली कन्वर्ट्स टू गारमेंट्स, ठीक है। ओके, गारमेंट मैन्युफैक्चरर भाई साहब, ठीक है। सो इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। तो एंशिएंट इंडिया में भाई साहब हैंड स्पिनिंग से ऐसा होता था, पता नहीं आप लोगों ने गांव खेड़े में, अभी भी होता है कई जगहों पे, ठीक है। तो इससे हैंड स्पिनिंग होती है भाई साहब, ऐसे गारमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय हैंडलूम वीविंग, ठीक है। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज। तो पहले हैंडलूम्स हुआ करती थी, आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स हैव बेसिकली कम। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ सेटबैक। जब ये पावर लूम्स आए तो जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी, जो लोग उसमें एम्प्लॉयड थे, उनको काफी सारा सेटबैक मिला ड्यूरिंग द colonial period because they could not compete with the mill made cloth from England. So they were not be able to compete with mill made cloth from England. भाई साहब इंग्लैंड में भाई साहब धड़ाधड़ कपड़े प्रोड्यूस हो रहे थे और यहाँ पे बहुत स्लो रेट से प्रोड्यूस हो रहा था, क्योंकि हैंडलूम इंडस्ट्री एज कंपेयर टू पावर लूम्स इज अ स्लोअर, और इसी में हमको बहुत सारा लॉस भुगतना पड़ा, ठीक है। सो इसमें हम काफी सारा लॉस खा गए। सो इंग्लैंड में भाई साहब जहां पे हम यहाँ पे हैंडलूम से कर रहे थे, वहां पे भाई साहब पावर लूम्स थे, बड़े पावर लूम्स थे, और यहाँ पे भाई साहब हो रहा था, ठीक है। सो दे वर एबल टू प्रोड्यूस गारमेंट्स एट अ वेरी हाई रेट। एज ऑन 30th of November 2011 there were 1946 cotton and human made fiber textile mills in the country. So भाई साहब ऑलमोस्ट क्लोज टू 2000 कॉटन मिल्स कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। आपका पूरा जो बॉम्बे बना है इट इज ऑन कॉटन मिल्स, ठीक है। मुंबई में एक टाइम पे बहुत सारे कॉटन मिल्स हुआ करते थे, बड़े कॉटन मिल्स हुआ करते थे, और इन कॉटन मिल्स में काम करने के लिए दूर दराज से लोग आते थे, और इसी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। मुंबई में प्राइमरी डेवलपमेंट आपका कॉटन, आज की तारीख में ये मिल सब बंद पड़ गए हैं, या तो वो कन्वर्ट हो गए किसी और चीज में, या ऐसे ही पड़े हुए हैं। आपकी मुंबई की हिस्ट्री जो है वो कॉटन मिल्स की हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री को मतलब कॉटन मिल वर्कर्स ने उल्टा अंजाम दे दिया। मतलब उन लोग स्ट्राइक पे गए, और स्ट्राइक मतलब बहुत बड़ा मैसिव स्ट्राइक, लाखों लोग इसमें एम्प्लॉयड थे।
बहुत दूर दराज से गांव खेड़े से लोग आते थे और बहुत लाखों लोग एम्प्लॉयड थे। फिर उनको लगने लगा कि हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी है, उन्होंने एक यूनियन बनाया और सब लोग स्ट्राइक पे गए। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जैसे ही वो स्ट्राइक पे गए कुछ ही दिनों बाद भाई साहब आपके मशीन्स आ गए बड़े बड़े, जिसमें भाई साहब आपको जरूरत ही नहीं है लोगों की, ठीक है, एंड दैन दैट सफर्ड अ ब्लो। ये स्ट्राइक चलता रहा 3-4 साल और सब बर्बाद हो गया, ठीक है, मिल्स भी बर्बाद हो गए, इनका जॉब भी बर्बाद हो गया, ठीक है। सो एज ऑन 30th of November 2011 there were 1946 cotton and human made fiber mills in the country। तो अच्छी खासी भाई साहब हमारी कॉटन की प्रोडक्शन है। अबाउट 80% ऑफ दीज आर इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, मतलब मजबूत कमा रहे हैं, मतलब ये लोग कमा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, एंड 20% इन द पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स, ठीक है, पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो 80% भाई साहब प्राइवेट सेक्टर है, 20% आपका पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर से। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सेवरल थाउजेंड स्मॉलर फैक्ट्रीज विद 4 to 10 लूम्स। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं जिसमें 4 से लेकर 10 लूम्स तक हैं, ठीक है। So apart from these, there are several thousand small factories with 4 to 10 looms. In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. तो महाराष्ट्र और गुजरात में वैसा concentrated था। The factor contributing towards its localization are availability of raw cotton, market, transport, port facilities, labor. ये सारी चीजें हैं। Availability of raw cotton, market, transport, port facilities and labor and moist climate as well, ठीक है। सो ज्यादा करके महाराष्ट्र एंड गुजरात में कॉटन की खेती बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रॉ कॉटन अवेलेबल होता है, मार्केट पे डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है, पोर्ट में क्या फैसिलिटीज हैं, पोर्ट फैसिलिटीज, क्योंकि पोर्ट फैसिलिटीज जितनी अच्छी होंगी भाई साहब उतना ही जल्दी आपका ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है ये दूसरे देशों तक पहुंच सकता है। लेबर कितने चीपली और कितने इजीली अवेलेबल है, और मॉइस्ट क्लाइमेट बहुत जरूरी है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। मॉइस्ट क्लाइमेट इज ऑफ utmost इंपॉर्टेंस। The industry has close links with agriculture and provides a living to farmers, of course, cotton ball pluckers, ठीक है, and workers engaged in ginning, ठीक है, spinning, weaving, ठीक है, dyeing, designing, packaging, कितने लोग देखिए इन्वॉल्व हैं, टेलरिंग एंड सीविंग, ये सारे लोग भाई साहब इन्वॉल्व हैं और सारे लोग इससे पेड होते हैं। The industry creates demands and supports many other industries such as chemicals and dyes में भी इसका भाई साहब इन्वॉल्वमेंट है, पैकेजिंग मटेरियल्स में इसका इन्वॉल्वमेंट है, इंजीनियरिंग वर्क्स में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है, वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइन्स ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क, ज़ारी, एम्ब्रॉयडरी। मतलब ये भाई साहब जो वीविंग होती है वो सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में नहीं होती, पूरे ऑल ओवर इंडिया में होती है, क्योंकि कॉटन को हम आराम से मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका ये अलग अलग जगहों पे होता है। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, ठीक है, बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो वीविंग मतलब इससे होता है, ये नॉर्मल वीविंग करते हैं इससे हम, ठीक है। सो इतना वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावर लूम एंड इन मिल्स, ठीक है। द हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है ये एक टाइप का, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। अदर इंपोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। बहुत भारी मात्रा में ये सब एक्सपोर्ट होता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इंडिया हैज अ सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स। ये स्पिंडल्स मतलब ऐसे घूमने वाले होते हैं, ठीक है, विथ 43.13 मिलियन स्पिंडल्स आफ्टर चाइना। इतने सारे स्पिंडल्स हैं, ठीक है। सिंस द मिड 80s द स्पिनिंग सेक्टर हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन, क्योंकि इंडिया के लिए अच्छा खासा ग्रोथ दे रहा है। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न, अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। पूरे वर्ल्ड का भाई साहब 1/4 ट्रेड हमारे पास है। हाउएवर आवर ट्रेड इन गारमेंट्स इज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, ठीक है। तो गारमेंट्स हमारे मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 1/4 हमारे पास है, ठीक है। Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce, ठीक है। तो जितने भी फाइबर्स हम प्रोड्यूस करते हैं, our spinning mills are competitive at the global level। तो वैसा ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन हो सकता है, and capable of using all the fibers that we produce, ठीक है। The weaving, knitting and processing units cannot use much of the high quality yarn that is provided or produced in the country. There are some large and modern factories in these segments,
but most of the production is in fragmented small units which cater to the local market. तो local market के लिए ज़्यादा production हो जाता है. मतलब देखो कैसा होता है कि हमारा जो market है ना वो बाहर तक नहीं जा पा रहा है, मतलब अंदर ही अंदर सीमित रह जा रहा है. ठीक है. So that is one challenge that we have for cotton industries. Okay, so that would be it for today people. Thank you so much for ये कितना ही बाकी है यहाँ पे, और 6 स्लाइड ही बाकी है ना, कर सकते नहीं, छोड़ो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा. ओके, नो